अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक झूठा और बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके बाद भारत ने जो इक़दामात किए हैं उस पर एक कशीदगी जो है दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होगी और पूरी दुनिया को अब फ़िक्र लाक हो गई है कि कहीं दोनों ममालिक के दरमियान कोई जंग ना छिड़ जाए। भारत ने ये बेहुदा इल्ज़ाम क्यों लगाया जो बिल्कुल झूठ है, और मैं इस प्रोग्राम के अंदर आपको साबित करूँगा कि भारत की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसके मोदी सरकार को क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, और पाकिस्तान की जानिब से जो भारत के इक़दामात के जवाब में इक़दामात उठाए गए हैं या ऐलानात किए गए हैं उसके नताइज क्या निकल सकते हैं। इन सारे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सोहेब मरगूब साहब और जनाब जब्बार चौधरी साहब, दोनों बड़े सीनियर साहब तजिया नगार हैं। जबकि हमें जूम पर ज्वाइन किया है दफाई तजिया नगार लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया कुर्बान बलोच साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिया नगार हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास चलते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं उनके साथ हमारा रब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया। सोहेब मरगूब साहब ये फरमाइएगा कि ये जो भारत ने ये पाकिस्तान के साथ एक मतलब मेरा ख्याल है शायद उन्होंने एक तरीक़ेकार बना ली कि जब वहाँ पर मोदी सरकार जो है या भारत की जो भी हुकूमत होती है उसकी पॉपुलैरिटी कम होती है और उसको किसी जगह सतह के ऊपर सियासी तौर पर नुकसान हो रहा था, तो इस तरह का एक ड्रामा जो है वो बाकायदा करते हैं और उसके बाद एक माहौल बना देते हैं खित्ते के अंदर, अच्छा खासा अमन चल रहा होता है और वो कशीदगी पैदा करते हैं। इससे भारत क्या हासिल करता है? शुक्रिया। देखें, भारत जो है ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी और उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर जो कहलाते हैं अमित शाह साहब, इन दोनों की ख़ास नफ्सियात है कि दूसरी स्टेट में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं है वहाँ पे टेरर इंसिडेंट पैदा करो और इसकी बेस पे इलेक्शन जीतो या कोई इंटरनेशनल हमदर्दी हासिल करो। अभी आप देखें कि ये जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है ये इनकी एक पूरी जो चली आ रही है एक साइंस है जिसके लिए रॉ को बनाया गया था, और रॉ के जो एक साबिक चीफ थे काओ साहब, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये ऐसे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करती रही है, जिसमें उन्होंने गंगा का रेफरेंस दिया है कि गंगा तैयारा जो अगवा हुआ था वो उन्होंने रिक्रूट कर लिया था उसको इंस्पेक्टर के रैंक पर अशरफ कुरैशी को, और उसके ज़रिए से उन्होंने गंगा अगवा करवा के पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी लगा दी ताकि आर्मी की नकल-ओ-अमल ना हो सके, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस वीक पड़ गया। तो उनकी अच्छा इसी तरह अगर आप देखें कि 2002 में जो गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात हुए उसमें भी नरेंद्र मोदी ने ही ये सारी प्लानिंग की थी। अगर आप उनकी जो इस वक्त सिंह साहब जेल में इंडियन, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये सारी की सारी साजिश थी, और इवन जो नरेंद्र मोदी के फ़ोन थे वो तक नहीं चेक किए गए कि उन्होंने, और उनकी जो एक वज़ीर थी वो बाकायदा वहाँ पे अपना इन्वॉल्व थी और बकवा पे मौजूद थी और कह रही थी कि मुसलमानों के इसके घर जलाए जाए। और जो पेट्रोल और ऑयल जो भी फेंका गया था, नीतीश कुमार उस वक्त मिनिस्टर रेलवे थे, उन्होंने इंक्वायरी नहीं होने दी, जो अब भी मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और इस वक्त भी जब ये वहाँ पे लोग बकौल उनके मारे गए, मैं तो नहीं मानता कि जितना उन्होंने इंसिडेंट क्लेम किया उतने मारे गए, क्योंकि वो बात ख़त्म कर लूँ तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को भी इग्नोर किया और वहाँ पे वो बैठे हुए नुमाइश देखने तैयार हो कि वो फ्लाई कर रहे हैं और उनकी वो अपना एक सर्कस देख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को मकबूजा जम्मू कश्मीर जाना था, ये दौरा उन्होंने अचानक कैंसिल कर दिया। आप देखें, पहले जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था तो वो मौजूद थे किसी एक रिमोट एरिया में, अब भी जब ये इंसिडेंट हुआ तो एलिबाई बनाते कि मैं तो यहाँ पे था। अब जितने लोग वो कहते मरे, यहाँ पे जब लोगों ने बताया कि वो जो औरत का जिसका इंटरव्यू चला रहे हैं कि बड़ा दुखी करके कि ये उसके मुंह पे आप चेहरे पे जो खून है जैसे वो गन के शॉट के खून होते ही नहीं है, वो तो किसी ने खंजर मारे या उसको गले लगी हो। अच्छा, जो तस्वीरें वहाँ पे इसकी दिखा रहे कि औरत ऐसे बैठी हुई है, साथ लाश पड़ी हुई है, वो ऐसे जैसे कोई फोटो शैतान हो रहा है। और इन्होंने लिखा कि मुल्जिम ने हेड में गोली मारी, तो हेड में अगर गोली मारी तो उसके हेड पे तो खून ही कोई नहीं। वो बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक्चुअली जो है मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं। अभी इलेक्शन होने वाले 3-4 रियासतों में और इनको ये पता है कि इनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी नहीं है, उसके बाद मेजर इलेक्शन होने हैं। हर इलेक्शन से कोई 1-2 साल पहले ये वहाँ पे अभी भी ये इलेक्शन कैंपेन पे गए हुए, बिहार में भी गए हुए थे जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, नवंबर में इलेक्शन है जी। तो उनको ज़रूरत है इलेक्शन के मौके पे ऐसे बखेड़े की जिसमें खाम खाका हो एक इशू पैदा करके वो हमदर्दियाँ गेन करें। और कश्मीरियों ने बकौल इनके जब इंसिडेंट हो गया तो कश्मीरियों ने सपोर्ट किया, इंडिया की जो मोबाइल फोर्सेस भी थी वो तो आई नहीं, कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया। और जिस जगह पे बकौल फोर्सेस के ये इंसिडेंट हुआ उस जगह पे उनके बकौल के पैदल 5 किलोमीटर का रास्ता है, क्लैशिनकोफ लेके ये आदमी बॉर्डर से दाखिल हुआ अंदर। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि 6 माह पहले 2 लोग पाकिस्तान गए थे, तो उस वक्त क्यों नहीं बताया?
वो कोई फेक से खाके जारी कर दिए हैं, उसके बाद फेक से लोगों को मार देंगे, जैसे बम्बई ब्लास्ट में इन्होंने किया। फेक इंडियन इसी चीज़ की, जिसको कहते हैं ना सीक्रेट वॉर, इंडिया पाकिस्तान के साथ सीक्रेट वॉर में है। अच्छा, जनरल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। जनरल साहब, सर ये फरमाइएगा कि ये जो भारत की जानिब से ये कुछ इकदाम किए गए, उन्होंने ऐलान किया एक तरफा तौर पे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का जो है वो पानी वो बंद कर देंगे। सिंध तास माहदे को उन्होंने एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि अगर माहदे को देखा जाए तो वो एक तरफा तौर पर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बाहर उन्होंने ऐलान कर दिया। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं जैसा कि उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है सर? देखिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज मीटिंग हुई है, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इंडिया हैज़ टू फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेस। और पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी ऑप्शन हैं। और एक तो ये कि विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो भी उनके इस किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो पाकिस्तान के पानी रोकने में मदद देते हैं, तो उनको तो पाकिस्तान निशाना बनाने में, हक बजाने में होगा फिर। तो ये तो वो एक्सट्रीम है जिसमें पाकिस्तान जाने को तैयार है। आज के जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो मैं बैन सतूर मैंने पढ़ा है और मैं जो समझा हूँ, और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। दुनिया को आप जाएं, UN भी जाएं, आप वर्ल्ड बैंक भी जाएं, सबके पास जाएंगे, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं जिनकी पुष्टपनाही की बिना पर भारत ये सब कुछ कर रहा है और बड़े मकसद के हसूल के लिए, वो उस वक्त तक उनको होश नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान, उनको ये नज़र नहीं आएगा पाकिस्तान न सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा है, बल्कि पाकिस्तान सब कुछ करने को तैयार है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, जो पाकिस्तान की मफादात की निगरानी करेगा। वो अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त 2015 को मोदी ने लाल किले पे एक बयान दिया था गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बारे में। उससे अगले ही दिन जनरल शरीफ वो गिलगित तशरीफ ले गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया था एक, और मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने मफादात की हसूल में आखिरी हद तक जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हद से पार भी जाएंगे। तो ये किसी को शक नहीं होना चाहिए, सबको पता है दुनिया में कि पाकिस्तान, आज तक पाकिस्तान ने किसी दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत का मरतकब नहीं हुआ है ये, और ना ही पाकिस्तान इस किस्म के काम करना चाहता है। दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान है पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा। पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर हम हैं जिनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, और हमें दहशतगर्द करार देने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक जो बड़ी गेम है उसमें उसका एक हिस्सा है। और मोदी साहब को भी ये पता है अच्छी तरीके से कि अगर उन्होंने कोई कोशिश की ऐसी, उनके खुद अपने जर्नल्स भी ये बात कर चुके हैं, अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो पाकिस्तान के एक ऐसा वो क्या कहते हैं चट्टान है जिसको टकराने के बाद भारत तो पाश पाश हो जाएगा। भारत एक्चुअली अपने ही 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी को, भारत अब अपने ही जो नैरेटिव है उसकी क़ैद में है। ये जो बरहम ज़ायनिज़्म इस वक्त मुसल्लत है और उसको वो पूरी दुनिया को समझाना चाहते हैं, वो उसकी वजह से भारत के अपने लोग उस कैद में हैं। और अगर आप देखिए तो जो सेन वॉइसेस हैं वो सब भारत को खबरदार कर रही हैं। और आप देखिएगा कि ये जो उन्होंने इस किस्म के इक़दाम किए हैं, इनको इससे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो दुनिया में अमन है, मेरा ये अपना ख्याल है ये पाकिस्तान की वजह से है, क्योंकि जब 9/11 का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अमन फराहम करने के लिए बहुत भारी कीमत अदा की है और आज तक हम उस कीमत को अदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारत है ये हर दफ़ा हमें ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता है और लेकिन दुनिया भर इसकी बात को नहीं मानती। ये हमारी सफारतकारी और हमारी हुकूमतों की कारकर्दगी की वजह से है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो भारत को इस बात का पता है कि अगर वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो ये जंग है, जैसा कि पाकिस्तान ने आज वाज़ेह तौर पर बता दी है, हमारे वज़ीर दिफा ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दी कि कोई इजी ना ले इस मामले को, हम इसको बिल्कुल आखिरी हद तक जाएंगे, जैसे जनरल साहब ने भी कहा। भारत को भी तो इस बात का पता होगा, फिर वो इस तरह के ऐलानात क्यों करता है, उसको सुबकी का सामना करना पड़ेगा। बट साहब ये मैं आपको ना तारीख में लेके चलता हूँ, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहली बात तो सबसे पहले तो मैं आपको और कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है वो जीत ली हुई है। वो इल्ज़ाम जो उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पे लगाया था और पहले जो उनके अवाम बाई कर लेते थे कि ठीक है जी पाकिस्तान ने करवाया होगा, इस मरतबा आप देखें कि हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान के इल्ज़ाम को सपोर्ट नहीं कर रही, वो अपनी हुकूमत से सवाल कर रही है। वो मोदी से सवाल कर कहते हमें बताओ भाई कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी।
वो पूछ रही है बताओ कि यही 2000 लोग थे तो आपने क्यों कहा था कि हम सब कुछ ठीक है कश्मीर में टूरिज्म पे जाएं। वो वहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि हमें बताओ, इधर उधर की बात ना करो, हमें बताओ कि काफिला क्यों लुटा है। तो ये पाकिस्तान की एक जीत है, पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया। वो इंडियन मीडिया जो कह रहा था, जिनके 3 मिनट के बाद जो कह रही थी कि पाकिस्तान ने करवाया, ठीक 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद, यानी 3 बजे वो कहते हैं कि ये वाकया हुआ और 3:05 पे ट्विटर के ऊपर एक रा का अकाउंट है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हमला किया। तो पाकिस्तान ने उसको पूरी तरह जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक्सपोज किया उनका। मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, आपने सवाल किया जी क्यों करते हैं ये अपने जाती मफाद के लिए। मैं 1995 में लेके चलता हूँ, इसी इलाका, यही पहलगाम हमला हुआ। बरतानवी साफ़ियों ने बाद में किताब लिख दी, दी मैडोज, उन्होंने कहा जी कि सारा कुछ खुद इन्होंने प्लान किया था, वो पढ़ लें। उसके बाद इससे बड़ी गवाही आपको देता हूँ, सन 2000 अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान आना था, चिट्टी सिंहपुरा में जाके ऐसा वाकया हुआ, 38 सिखों को इन्होंने ज़िबा कर दिया। जी। उसके बाद अमेरिका की वजीर खारजा मैडलिन अलब्राइट ने किताब लिखी, दिबाचा लिखने के लिए बिल क्लिंटन के पास भेज दिया। बिल क्लिंटन के अल्फाज हैं सर, उसने कहा कि अगर मैं ये वो दौरा ना करता तो आज वो 38 के 38 लोग जो हैं वो जिंदा होते। उन्होंने कहा मेरे दौरे की वजह से ये बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मैं आपको एक अपना ज़ाती अकाउंट बताऊंगा सर, उससे पहले ज़रा पठानकोट पे आपको लेके चलता हूँ। पठानकोट पे हमला हुआ, इल्ज़ाम सारी तौर पे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने तारीख में पहली मरतबा उन्होंने कहा जी आओ तहकीक करते हैं मिलकर। पाकिस्तान ने FIR काट ली यहाँ पे। उसके बाद पाकिस्तान में CTD की टीम गई दिल्ली में, क्या कहा जाके, उन्होंने कहा जी हमें क्राइम सीन दिखाएं। उन्होंने कहा नहीं क्राइम सीन हम नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा जी हमें बताएं कौन सा क्राइम है जिसकी इन्वेस्टिगेशन बगैर क्राइम सीन देखे हम कर सकते हैं, हमें पठानकोट लेके चले जाओ। NIA भाग गया वहाँ से। उन्होंने कहा जी हम नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके गया, सैबोटाज की खुद, क्योंकि तहकीक मकसद ही नहीं था, पता था क्या खुद किया हुआ है। तहकीक करेंगे, पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन तहकीक करेगी तो क्या निकलेगा, पता बताएंगे भाई किस किसने किया। उसके बाद सर 2016 पाकिस्तान में SAR कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी नवंबर में। सितंबर 16 में 16 सितंबर को मैं दिल्ली में था, वहाँ पे साउथ एशियन डायलॉग में शरीक था। SAR के तमाम साफ़ी वहाँ बैठे हुए हैं। इंडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट करीब आई, उनका तैयारी कैसी, मैं कहा ज़बरदस्त तैयारी है SAR कॉन्फ्रेंस में। मैं कहा आप लोगों के नरेंद्र मोदी ने हमारे पास पहली मरतबा पाकिस्तान आना है, हम तो ज़बरदस्त तैयारी करके बैठे हैं। शी सेड कि SAR कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मैंने कहा क्या बात करते हैं, नहीं होगी कैसे, मतलब आप ये कह लें कि नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, कोई और बंदा आ जाएगा। उन्होंने कहा देखते जाइएगा ये कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मैं वापस पाकिस्तान आया, उड़ी में अटैक हो गया, ठीक SAR के 15-20 दिन पहले। और उड़ी में अटैक उस जगह पे व्हाट्सअप हुआ, इतना सिक्योर कैंप फौज का जिसमें 70 साल में ना कभी आज दहशतगर्दी का वाकया हुआ ना उसके बाद कभी हुआ। इंडियन फौजी मरे, उसको बुनियाद बना के SAR के सिर्फ कॉन्फ्रेंस मुलतवी नहीं करवाई, पूरा SAR का फोरम सैबोटाज कर दिया हिंदुस्तान ने। उसके बाद पुलवामा में आ जाएं, पुलवामा में अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन आए, पुलवामा में आ जाएं, गवर्नर कश्मीर सत्यपाल मलिक की रिपोर्ट पढ़ लें। उसने कहा कि जब वाकया जिस दिन हमला हुआ, वज़ीर आज़म को मैंने फ़ोन किया, वज़ीर आज़म साहब शूटिंग क्लब में थे किसी में, मैंने कहा हुजूर हमला हो गया, फौजी मर गए। ने उनके कीप क्वाइट, चुप करके बैठ जाओ। सत्यपाल जी ने कहा कि जनाब नरेंद्र मोदी ने ये 2019 का इलेक्शन अपने फौजियों की डेड बॉडियों पे लड़ा। इस वक्त क्यों हुआ, अभी भी फॉल्स फ्लैग। हिंदुस्तान अमेरिका के नायब सदर वहाँ पर मौजूद हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त बात है जिसकी तरफ लोग कम तवज्जो दे रहे हैं, शोएब साहब ने हल्का सा इशारा किया है, आप सर हिस्ट्री उठा के देख लें, आप थोड़ा पढ़ लें। हिंदुस्तान की जिस रियासत में बीजेपी की सरकार नहीं है, इंक्लूडिंग पंजाब, वहाँ नरेंद्र मोदी बदला लेता है। इस वक्त चूंकि नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सी हो गई थी कश्मीरियों की। अब मुझे ये बताएं सर, कश्मीरियों का रोजी रोटी टूरिज्म में, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। क्या पाकिस्तान जो कश्मीरियों की अखलाकी जंग लड़ रहा है, सफारती जंग लड़ रहा है, क्या पाकिस्तान चाहेगा कि उनकी मैशत बर्बाद कर दे? ये सिर्फ जो है वो हिंदुस्तान ही सोच सकता है। ये आज जो आप बात कह रहे हैं सर, मैं इस हवाले से एक वीडियो है, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो वीडियो चलाएं और आप देखिए कि ये ख़तून जो है, ये वो ख़तून है जिसके बारे में ये बताया गया कि ये अपने हस्बैंड के साथ, जो नेवी में ऑफिसर हैं, उनके साथ ये पहलगाम में बहुत एक इंजॉय कर रही थी, एक लाइफ थी, वो वहाँ पर वो सैर करने गए हुए थे, मियाँ बीवी इंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने ये क्लेम किया कि ये जो शख्स है इसको बाद में उन दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया और ये ख़तून जो है बैठी रो रही है। अब उस ख़तून ने खुद अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और उसमें वो कह रही कि हम दोनों खैरियत से हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, बराए मेहरबानी हमें ना आप मारें। तो मैं चाहता हूं कि वो एक दफ़ा वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखिए। Hi guys, we are alive, of course.
क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ़ोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी। प्लीज़ my condolence and his condolence to the family, but we are alive. It's not us, it's them. उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे स्टेटिंग कि उनके साथ हुआ है, and it's us in the video and we are alive. तुम किसी जिंदे को बोल रहे हो कि RIP। प्लीज़ इसको रिपोर्ट करो। वी आर सो शैटर्ड विद दिस थिंग, वी डोंट नो व्हाट टू डू। जी बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से वो खातून बता रही हैं। इस खातून की और इसके हस्बैंड की जो एक उन्होंने सोशल मीडिया पे यकीनी तौर पे अपने अच्छे लम्हात को डाला होगा और उसको दिखाकर, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बंदे को जो है वहाँ पर कत्ल कर दिया गया है। अब उस खातून ने खुद जो है वो बाकायदा तौर पर वीडियो जारी की और उसमें उसने कहा कि हम लोग खैरियत से हैं, आप कहाँ से ये मीडिया जो है किस तरह से ये चीज़ें कर रहा है। तो इंडियन मीडिया जो अपने आप को बहुत एडवांस समझता, उनकी ये हालत है और ये सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल झूठ है। इस हवाले से हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको प्रोग्राम में आगे जाके देंगे। फिलहाल ब्रेक का टाइम हुआ, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाई जिसमें एक भारतीय खातून जो है वो जो गोदी मीडिया उसका भांडा फोड़ रही हैं। जनाब बलोच साहब, आपने ये वीडियो देखी है और ये वीडियो ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, आपने वहाँ पर भी देखी होगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर सर आप? गौर, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के साथ साथ बाकी भी कुछ नुकात हैं, जब हम उनकी कड़ियाँ जोड़ेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये ड्रामा ये 24 घंटे से पहले ही एक्सपोज हो गया, इसका भांडा फूट गया। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो यहाँ भारत जो क़यादत है या मोदी या अकल का भी फुकदान है। एक तो ये कि खातून ने बरमला कहा कि वो और उसके शोहर जिंदा है, और दूसरी बात ये की जा रही थी कि कोई इस ऑपरेशन में जो भी ड्रामा था इसमें कुछ फॉरेनर मारे गए हैं, उसमें नेपाली हैं। अभी तक नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया, दावा नहीं किया गया कि कोई उसका शहरी मारा गया। और तीसरी बात कि जो भी माजी से लेके अभी तक भारतीय रियासत ने, मोदी सरकार ने जो भी ड्रामे किए, दोस्तों ने उनके रेफरेंस दिए, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान पे इल्जामात लगाते हैं, ये कैसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान एज अ जिम्मेदार रियासत, उसके जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारे और पाक फौज और उसके इंटेलिजेंस इदारे दुनिया में उनकी एक वर्थ है, उनकी से है, वो ऐसा अमल उस वक्त करें जब दोस्त मुल्क अमेरिका के नायब सदर भारत में मौजूद हों, और जब भी कोई रियासत, कोई इदारा अमल करे तो उसको पता होता है कि उसके जो रद्द अमल में क्या हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये जो भी एक्शंस होते हैं वो ये कौमी उसमें एक विजडम भी होती है और उसकी वकार का भी सवाल होता है, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। और तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदारत में, जो एक्शंस उठाए गए उनका ऐलान हो गया। एक नुक्ता है, मैं उसको इंतहाई संजीदगी से देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो ड्रामा किया गया उसको नाकाम बनाने के लिए कि पाकिस्तान की कोशिश है कि इस खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, उसके हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा संजीदा इकदाम उठाए। पिछले हफ्ते वजीर खारजा इसहाक डार काबुल गए
और वहां तालिबान क़यादत से मुलाकात हुई कि बाबा ये अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये दहशतगर्दी, इसका खात्मा होना चाहिए, बिरादर मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, और इस हवाले से संजीदा किस्म की गुफ्तगू हुई है। मैं समझता हूं कि ये वाकया उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए किया गया ताकि जो दहशतगर्दी के हवाले से जो प्रॉक्सी किरदार है भारत का, मोदी का, वो कायम रहे और इस खित्ते में, इस खास करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बरकरार रहे। तो ये सारे जो कड़ियां हैं वो ये जाहिर करती हैं कि ये ड्रामे अभी के नहीं हैं, पुराने हैं, और इस ड्रामे का तो टेन्यूर या दौराना था बहुत थोड़ा था और ये एक्सपोज हो गया। ओके, अच्छा, ये शेख साहब फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद पर जो भारतीय एयर है उसके लिए मतलब बंद कर दी कि आप यहाँ हमारी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि इसकी वजह से भारत के जो भी प्लेन हैं उनको एक लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा, तो उससे भारत को कोई माशी तौर पर काफ़ी नुकसान होगा। ये देखिए, पाकिस्तान ने एक तो इस पर मैं थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ, बाद में भूल ना जाऊँ। पाकिस्तान ने नोटिस दे दिया है, जो एयर के एक इंटरनेशनल बॉडी है और बहरिया की इंटरनेशनल बॉडी, नोटिस MAR और नोटिस एयरमैन को। उसका मतलब ये है कि हम एक मिसाइल टेस्ट करने वाले, मे बी के सरफेस टू सरफेस हो और मे बी के अपना ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले हों। और इंडिया में इस पर अभी खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान ने ये सिग्नल दिया इंडिया को कि हम अगर आप जंग मुसल्लत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया वो परेशान बैठा हुआ है कि हम कराची के समुद्रों के उसके बाद जो पाकिस्तान की हदूद से आगे उसको कैसे दिफा करें। अच्छा, जब कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो उसको बताना पड़ता है इंटरनेशनल बॉडीज़ को, ताकि इस एरिया में कोई चीज़ ना आए। अच्छा, अब इस पे ये भी एक वहाँ पे खलबली मची हुई है कि ये वो भी मिसाइल हो सकते हैं शाहीन 2 जिसके ज़रिए से कोई एटॉमिक वेपन्स भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं किसी दूसरे मुल्क में, इंडिया के समेत। तो उनका पूरा एरिया जो है हमारी जद में है। अच्छा, इंडिया ये समझ रहा है कि उसने जो पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई हैं वो सारी फेक किस्म की, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेड नील है। पाबंदी अगर वो ये बंद करेगा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, ICJ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर ट्रीटीज़ की जो अपना एक रिपोर्ट पड़ी हुई है उसमें पेज 362 पे लिखा हुआ है, उसका सेक्शन 4 है, उसमें ये वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि अगर इस सिंतास का जो मुआहदा इसको चेंज करना चाहेगा कोई मुल्क, तो उसे पहले कोई नया फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, कोई नई चीज़ बनानी पड़ेगी, उस पर फिर आके इसको करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि जो इंडिया का है, अभी देखें 2 दफ़ा मोदी साहब ने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस उसकी खिलाफवर्जी की, हमने इजाज़त दे दी, हमने कहा चलो जा रहे हैं बाहर तो जाएँ, क्योंकि उनके पास मतलब बाकी ज़ाहिर है इस तरह फ्यूल कोई सस्ता तो नहीं है, और इंडिया में भी बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है। अगर इंडिया का जो गोदी मीडिया, आपने भी कहा सारी दुनिया कहती है गोदी मीडिया, वो उसका इशू ये है कि वो इंडियन उस पर मसाइल पर डिस्कस नहीं करता, उसको हम नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो केसेस दर्ज किए वहाँ पे 13,000 केसेस में पाकिस्तान का नाम है, 427 केसेस ऐसे हैं जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान को उन्होंने मुलविस किया हुआ, हमें पता भी नहीं बेचारों को। तो इस तरह से तो मतलब उनकी असदुल्ला गालिब जो है उन पर एक मुकदमा है कि दहशतगर्द है। अच्छा, और जामिया मिलिया पे ये मुकदमे बने, तो ये जो मतलब फाइनेंशियल एड है, जैसे इंडिया ने हमें 77 में एयर स्पेस बंद करके, कि हमने ये भी नहीं किया, हमने कहा इंडिया जो चीज़ें अफगानिस्तान को भिजवा रहा था हमने उस पर भी पाबंदी लगा दी, जब गेट ही बंद हो गया था सारा कुछ बंद हो गया। तो इंडिया को इसमें फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ेगा, टाइम का भी फैक्टर आएगा, रूट बहुत लंबा हो जाएगा जो उसने अफगानिस्तान को देना है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली अफगानिस्तान पे भी आएगा क्योंकि उसको जो इंडियन कमोडिटीज़ लेनी है। अच्छा, इंडिया जो अपनी ये एग्रीकल्चर आइटम्स अफगानिस्तान को भेज रहा था या मिडिल ईस्ट को भेज रहा था, वो महंगी पड़ जाएंगी, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए जब हमारा रूट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई और रूट इस्तेमाल करेंगे। इससे मतलब अफगानिस्तान में भी चीज़ें महंगी होंगी, इंडिया का काश्तकार मुतासिर होगा। इस वक्त इंडिया में काश्तकार फिर हड़ताल करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब JD वान साहब वहाँ पे गए तो ये जब ट्रेड के जो वहाँ पे मुआहदे होंगे तो अडानी साहब को एक बड़ा एक्सेस मिल जाएगा इंडिया की जो वेजिटेबल मार्केट है उसमें, जिसके 3 बिल भी उन्होंने पहले पेश किए तो जो बाद में वापस लेना पड़ गया। थूके को चाटना उनकी आदत भी है, कई दफ़ा ऐसा करते भी हैं। तो इस मरतबा भी उनके लिए ये बहुत महंगे पड़ेंगे, माशी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी, क्योंकि इनडायरेक्टली उनके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ख़राब होंगे। जब चीज़ें महंगी होंगी अफगानिस्तान भी उनसे कहेगा कि ये क्या करे हो आप, और इनडायरेक्टली उनको जब स्पेस नहीं मिलेगी तो टाइम बाद चीज़ें लेट होंगी। तो हमारे जो इक़दामात है इंडिया के ख़िलाफ़,
वो इंडिया के माली बोझ का बायस बनेंगे, और इंडिया ने जो स्टेप्स हमारे खिलाफ लिए वो भी इंडिया पे माली बोझ का बायस बनेंगे, क्योंकि हम बड़ी आसानी से देखिए डाउन स्ट्रीम वाटर के जितने भी मुल्क हैं, जैसे आप दरियाए नील को देख लें, वहाँ भी मतलब वॉर की सिचुएशन में भी कितनी शदीद जंग रही, लेकिन नील के पानी को नहीं छेड़ा गया, इंटरनेशनल उसमें भी इदारे इन्वॉल्व है। तो पानियों की जो जंग है, पानी के अंदर जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, उस पर तमाम इंटरनेशनल बॉडीज इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जो पानी के ज़ेरी इलाके हैं, पानी ने टेल तक जाना है। तो अगर इसको करेंगे तो दरिया काबुल का मसला पैदा हो जाएगा। चाइना जो डैम्स बना रहे, जिस पे इंडिया रो रहा है, चाइना उन दरियाओं पे डैम बना रहे जिनको इंडिया अपने मुकद्दस दरिया भी समझते हैं। और अगर चाइना डैम बना ले, बांग्लादेश डैम बना ले, अगर वो हमारा पानी रोकेगा, ये दो मुल्क अगर डैम बना ले तो इंडिया खुश्क हो जाएगा। इंडिया खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल इंडिया जो कर रहा है। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान ने जो आज पाबंदियां लगाई हैं और कहा कि तमाम जो भारतीय शहरी हैं वो पाकिस्तान छोड़ दें 30 अप्रैल तक, इंडिया की तरफ से पहले ही इकदाम उठाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें एक जो बड़ा गुड जेस्चर दिया वो ये है कि जो सिख यात्री, जाहिर है कि उनका एक मजहबी अपने टूर के ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर है, उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि वो सिख यात्री जो है वो भी इंडियन शहरी हैं और वो जाहिर है कि उनकी जो अपनी मोहब्बत होगी अपने मुल्क के साथ होगी, लेकिन पाकिस्तान ने उनके मजहबी जो रसूमात है उनका एहतराम किया है। जबकि इंडिया की तरफ से हमें ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, बल्कि वहाँ से तो ये कहा गया कि जो लोग वहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए भी गए हैं वो भी 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान वापस चले जाएं। देखिए, ये सिर्फ ये हकीकत की इस बात को हम ज़ेर बहस ला रहे हैं सॉरी, ये बजाते खुद दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि किस बिना पर क्यों आम लोगों को इस तरीके से तंग किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से भी तो मुसलमान जाते हैं ना, वहाँ पर मुख्तलिफ हमारे बड़ी अहम जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं, सलाम करते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं। जी, मैं ये कर रहा था। तो लेकिन पाकिस्तान को आप देखिए कि पाकिस्तान में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। नंबर एक कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत में एक मीडिया ने शोर मचाया हुआ था, नंबर एक तो हमारे मीडिया ने बड़ा मैच्योरिटी दिखाई है, सोच के बैठ के आराम से बात की। नंबर टू, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उन्होंने इमीडिएटली कोई रिएक्शन नहीं दिया जिस तरीके से पागलपन भारत पे सवार था। उन्होंने आज आराम से बैठ के सोच के समझ के कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तब उन्होंने फैसला किया है। और इसके पीछे एक लंबी हर एक के एक कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। जहाँ तक सिखों का ताल्लुक है, इनको रोकना या इनको निकाल देना वो इन लोगों के साथ इसलिए ज्यादती होगी। भारत में भी ये लोग मजलूम है, वहाँ पर उनके साथ भी वहाँ पर ज्यादती हो रही है। और भारत, आपको याद है पिछले दिनों पकड़ा भी गया था, कनाडा में भी अमेरिका में भी सिखों के खिलाफ उनके जो लीडरशिप थी उनके पीछे पड़ा हुआ था ये, उनको कुछ लोगों को उन्होंने जान से भी गए हैं वो लोग। तो भारत के बारे में तो कम से कम किसी को भी खुशफहमी है तो उसको दूर हो जानी चाहिए। भारत ने जहां भी उनके जो कोशिश की है, उनको सिखों को निशाना बनाने की कोशिश की है, तो इसलिए पाकिस्तान ने तो कभी ऐसी बात की ही नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के बारे में जो हमारे मोहतरम कायद फरमा गए हैं, पाकिस्तान ने कभी उस एहतराम में कमी आने नहीं दी। हाँ, वाक़यात हुए हमारे यहाँ पे, लेकिन जो भी हुकूमत थी किसी भी पार्टी की थी, उन्होंने इमीडिएटली उसका रिएक्शन लिया है। और जो लोग भी इसमें मुलव्वस थे वहाँ उनको ना। जी, जनरल साहब के साथ हमारा राब्ता जो है इस वक्त मुनक़ता हो गया है। कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के दौरान दोबारा उनसे राब्ता हो सके। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि ये भी भारत जिस किस्म की हरकत कर रहा है और जिस किस्म का वो एक बाकायदा झूठा प्रोपेगेंडा जो अब ज़ाहिर है बुरे तरीके से बेनकाब हो गया, और वहाँ के अपने जो लोग हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पर अपनी वीडियोज़ को अपलोड किया जिनको वो मुर्दा करार दे रहे थे, वो जिंदा निकल आए हैं। और वो अब एक ये भी कहा जा रहा है कि भारत के अंदर पाकिस्तान को 56 के करीब जो हैं वो शहरी हैं जो यानी मछेरे हैं, माहीगीर हैं, वो गलती से वो लाइन अबूर कर गए हैं, उनको वहाँ पे रखा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि उनको शायद भारत जो है उनका मंसूबा ये है कि इनको उनमें से कुछ लोगों को दहशतगर्द बना के कि इन्होंने मारे हैं, उनको मंजर आम पर सर ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो बड़ी थैंक यू सो मच कि आपने इसको बड़ी टाइमली इस चीज़ को जो है ना वो अपना क्या लें उसको फोर्सी करते हुए इसको हम भी डिस्कस कर रहे हैं। ये वो निफीरियर डिज़ाइन है जो ये करते हैं कि जनाब उसके बाद अभी जो कश्मीर में क्या होता है, सारा दिन पकड़ के बेगुनाह लोगों को पकड़ के
लोगों को पकड़ के जनाब जाली पुलिस मुकाबलों में मार के शेडो करके रख। इसी तरह के ये लोग, वो लोग गरीब आदमी जो बेचारे वाकई जेलों में सड़ रहे हैं बेचारे हैं, जिनको छूट जाना चाहिए, जिनको कोई कसूर ही नहीं है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर दिया, कोई सूबाई हदूद समंदर की जो वो थोड़ी आगे चलेगी। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है और हमें अपने मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी इस पर बात करनी चाहिए, ताकि कम से कम अगर इस तरह कोई इन्फीरियर डिज़ाइन अगर कोई है तो वो उससे बाज आ जाए हिंदुस्तान। मैं तो इस पर यही कहूँगा कि हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी अपने शहरियों को, अपने फौजियों को मार सकता है, वो पाकिस्तानियों के साथ क्या नहीं कर सकता। नहीं सर, वो तो उनको बुचर ऑफ गुजरात का जो है वो लक़ब दुनिया ने दिया था। और अब कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी कर रही है, राज जो है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका में इस चीज़ को साबित हुआ, तो वो और मैं आपको किसी हद तक भी जा सकते हैं। मैं आपको ना ये कनाडा वाली बात अभी अपना जनरल साहब ने भी की, मैं आपको बता दूं ये कनाडा में किस लिए हुआ। कनाडा में सारा जितना पंजाब है, मैंने पहले बात की थी ना कि जिस स्टेट में बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी उस स्टेट को डिस्टर्ब किया गया। पूरा पंजाब के लोगों का रोजगार कनाडा से वाबस्ता है। जाके कनाडा से पंगा लिया ताकि जहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज कम हो, पंजाब से लोग जाना बंद हो जाए वहाँ पे। ये इतना क्रूअल इसका माइंड है आपकी सोच से ज़्यादा कि ये लोग करता क्या। ये बिल्कुल ठीक है। शोएब साहब ये फरमाएगा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए और मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी 2 मिनट जो है ना, आप अपने इस हवाले से ख्यालात का इजहार कर दें कि ये जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने सिख यात्री यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए पाबंदी नहीं लगाई, और जनरल साहब ने भी इशारा किया कि सिखों के साथ इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। ये तो खैर कांग्रेस के दौर में भी होता रहा, आपको याद होगा, लेकिन जो मोदी सरकार है इसके दौर में तो सवाए जो आला कास्ट के हिंदू हैं उनके अलावा बाकी सारी ही जितनी भी कम्युनिटी हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है वहाँ पे। जी हाँ, सबके साथ हो रहा है। और इवन जो आरएसएस का तर्जुमान न्यूज़पेपर एक जरीदा है, उसने ये आर्टिकल लिखा था कि ये जो वक़्फ़ बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ आया है, इनकी प्रॉपर्टीज़ ईसाइयों की प्रॉपर्टी से कम है और उनको भी जब्त कर लेना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टीज़ 1 करोड़ 16 लाख के करीब हैं, मुसलमानों की 74 लाख से 94 लाख तक बताई जाती हैं। तो इंडिया जो है वो एक्चुअली 3 चीज़ें करता है। नंबर 1, मॉरल ख़राब हो, अगले की मॉरल वैल्यूज़ में उसको बिल्कुल डिग्रेड कर दो, जैसे मुसलमानों को करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि इनको मुआशी तौर पे घटोज़ में भेज दो, कार्नेज, और इसका मकसद ये तो है कि घटोज़ में चले जाएं। जो ये हुआ 7.5 अरब रुपए का इनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री थी, और कश्मीरियों ने बचाया है। जो मतलब वहाँ पे इंसिडेंट भारत की ये जो गवर्नमेंट कर रही थी, जो उनकी रॉ ने, अजीत डोभाल साहब जो दुनिया के उम्र रसीदा तरीन सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, 82 ईयर्स ऑफ एज है, तो उन्होंने जो ये प्लान किया हुआ था, इसको डिफेंस किसने दिया? कश्मीरियों ने। उन्होंने मतलब बचाया, अपनी गाड़ियों में, टैक्सियों में, अपने घरों में उन्होंने दरवाजे खोल दिए। मसाजिद से ऐलान हुए कि हम के मुसलमानों के ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो तमाम मुतासरीन को सपोर्ट किया जाए। अच्छा, और इसीलिए इतना नुकसान भी नहीं हुआ। और इवन एक आदिल मारा गया, मुसलमान बेचारा वहाँ पे जान से गया, जिसने क्लैशिनकोव छीनने की कोशिश की। टूरिज़्म इतने ज़्यादा थे, अगर 2000 के करीब थे टूरिस्ट, तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया अपने साथियों को? कभी ये कहते हैं हमलावर 2 थे, कभी कहते 4 थे, कभी कहते 3 थे, कभी कहते मरने वाले 26 है, कभी कहते 28 है, कभी कहते नॉट मोर देन 28, कभी कहते अपना मिनिमम 28। तो अभी अगर 48 घंटों में वो ये फैसला नहीं कर पाए कि मरे कितने हैं, क्योंकि उनको पता है मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो हेलीकॉप्टर पे अमित शाह साहब पहुंच गए, लेकिन जो एम्बुलेंसें वगैरह थी वो पैदल ही पहुंची, और वो कहती हैं जी हम 5 घंटे पैदल पहाड़ों में फिरते रहे। इंडिया सैटेलाइट से मॉनिटर कर रहा है कश्मीर को, और कश्मीर के दरख्तों में, पहाड़ों में कैमरे लगे हुए हैं। उनको क्यों नहीं पता लगा ये लोग कहाँ डिसअपियर हो गए? क्लैशिनकोव जेब में नहीं आती, क्लैशिनकोव तो इतनी बड़ी होती है, तो वो लेके लोग 4 क्लैशिनकोव लेके बंदे गायब हो गए, उनको पता कुछ नहीं। तो इंडिया जो है ना वो ऐसे इसमें सीक्रेट वॉर में एक्सपर्ट हुआ है। अमेरिका के अंदर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, और वो इकोनॉमिक बेस इंडिया दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है और वो दुनिया से शायद बच जाए, लेकिन इस बार इंडिया ने गलत जगह पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला इंडिया हो या दुनिया कोई भी मुल्क हो, हर किस्म की जारियत का जवाब देने का भरपूर सलाहियत रखता है। और अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया जैसा कि उसने ऐलान किया, तो हमारी सिक्योरिटी कौंसिल की कमेटी ने ऐलान कर दिया कि हम उसको एक्ट ऑफ वार समझेंगे, और जंग और मोहब्बत में फिर सब जायज़ होता है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।